हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज यू ऑलरेडी नो, हमने कल ग्रेविटेशन कवर कर लिया था, ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था एंड टुडे वी आर गोना मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोना डू इज सॉलिड्स। ठीक है, जिसको आप कई बुक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, फर्स्ट लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट द सिलेबस। सिलेबस क्या है आपका सिलेबस का नीट के एग्जाम्स का? सी, आपको क्या था, इलास्टिक बिहेवियर कवर करना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप करना है, हुक्स लॉ करना है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर ड्यू टू। ठीक है, सॉलिड्स में आपका सिर्फ इतना सा टॉपिक है। इन दिस वीडियो हम सिर्फ इस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर एनी, इससे पहले कि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, कम ऑन लेट्स जस्ट जंप टू द चैप्टर। हमें क्या करना है, ठीक है, कैसे शुरू करना है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, हमें ये पता है कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जैसे हमें रिजिड बॉडीज की डेफिनेशन को हमने पहले भी पढ़ के आए थे, सो आपको एक बार हम इसको, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम रिजिड बॉडीज को एक बार फिर से जान लेते हैं कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। ठीक है, सो वी ऑलरेडी नो कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। वो बॉडीज होती हैं जिन पे फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से वो अपनी शेप एंड साइज को चेंज नहीं करती है। क्या मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट जो अपनी शेप एंड साइज को ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को क्या करे, चेंज नहीं करे, और ये मैटर नहीं करता आप उस पर कितनी फोर्स लगा रहे हो, उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडीज कहते हैं। बट इन ट्रू सेंस कोई भी बॉडी जो होती है रिजिड नहीं होती है। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज में बस आपको इतना सा पता होना चाहिए, शेप एंड साइज वो क्या करता है, डू नॉट चेंज ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आप ये पूछेंगे कि ये चीज हमने क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यहाँ से एक सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये बात याद रखिएगा, ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा भी होगा, बहुत कम भी हो, स्टिल वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगा। उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, रिजिड बॉडीज, जब रिजिड बॉडीज को हमने पढ़ लिया, ठीक है, बट इन ट्रू सेंस क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है रिजिड बॉडी नहीं होती है। तो होता है क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, धीरे धीरे ना फोर्स के इफेक्ट के अंदर वो क्या करता है, द बॉडी स्टार्ट्स टू डिफॉर्म। बट होता क्या है कि एज सून एज द फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है अपनी ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन कर लेता है व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में बिफोर हम आगे बढ़े, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं। इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपके लिए असर्शन एंड रीजन बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, सो मेक श्योर आपको इस चैप्टर की हर डेरिवेशन याद हो, नॉट डेरिवेशन बट हर डेफिनेशन आपको याद हो। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो, ताकि आपको इस चैप्टर से जो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आया, एटलीस्ट आप उसको गलत ना करो। एंड आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि चैप्टर असर्शन एंड रीजन बहुत अच्छा कैरी करता है। इनफैक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से बहुत अच्छा कैरी करता है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, जीरो नहीं होती, कम होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सो चैप्टर पे वापस आते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी अपनी शेप को वापस रीगेन करती है जब उसके ऊपर से अप्लाइड फोर्स को हम रिमूव कर देते हैं। उस बॉडी से उसको रिमूव करते तो क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं इलास्टिसिटी। और इसी में एक टर्म आपके पास वापस से इंट्रोड्यूस होती है, उसको कहते हो आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन। उससे आप क्या कहते हो, उससे आप कहते हो इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी में जो डिफॉर्मेशन आई जब हम उस पर हम क्या करें, फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और जब हम इस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो अपनी वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसको सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, सो अब आगे चैप्टर को अगर हम आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक टर्म जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है वो आपको पता होनी चाहिए, और उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। इस बात का ध्यान रखिए, इस चैप्टर में एग्जैक्ट डेफिनेशंस का बहुत काम है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझ लेंगे। जैसे कि पहली डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है। ये वो फोर्स होती है, आप समझना पड़ेगा। देखो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है,
ठीक है, चाहे वो इलास्टिक बॉडी भी है, उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो होता क्या है कि जब मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो होती है अपनी वो क्या करता है, वो जो अप्लाइड फोर्स होती है बॉडी की नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स वगैरह थे उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज कर देती है। ठीक है, अगर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो बॉडी की कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है, चाहे उसकी लेंथ में हो, वॉल्यूम में हो, शेप में हो। इस तरह की फोर्स को क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के आप ऐसे समझ सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को डिफॉर्म कर दे, उसकी शेप एंड वॉल्यूम को चेंज कर दे। अब यहाँ से असर्शन एंड रीजन क्या बनता है, वो डिफॉर्मिंग फोर्स से वो चेंज क्यों आता है, वो चेंज इसलिए आता है बिकॉज ये जो फोर्स होती है ये क्या करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, produces the change in normal position of molecules of body। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छा assertion and reason आपके लिए बन रहा है। assertion and reason आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से कितना अच्छा assertion and reason बन रहा है कि वो assertion आपके पास क्या होगा, assertion आपके पास ये होगा कि डिफॉर्मिंग फोर्स से बॉडी की डायमेंशन चेंज होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। बट रीजन क्या होगा, रीजन ये होता है बिकॉज डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करती है, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को चेंज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी की कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इसमें जो नेक्स्ट फोर्स आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट नेक्स्ट डेफिनेशन जो पता होनी चाहिए वो क्या है, इलास्टिसिटी। उस नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब ये है वो प्रॉपर्टी, ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टी होती है किसकी, ये प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी की, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को, जो वो चाहे वो अपनी ओरिजिनल शेप क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हो, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन कर ले। जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस को हम रिमूव कर देते हैं उसको आप कहते हो इलास्टिसिटी, जो हम ऊपर भी पढ़ के आए। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे, तीसरी चीज जो आपकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जो क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले कंप्लीटली, वर्ड इंपॉर्टेंट है कंप्लीटली, जब उसके ऊपर से हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर दिया है, यानी कि रीगेन शेप कंप्लीटली, रीगेन्स द शेप कंप्लीटली। समझ गया बात को, ये चीज है अपनी शेप को कंप्लीटली रीगेन कर रहा है वंस द डिफॉर्मिंग फोर्स इज बीइंग रिमूव्ड, उसको कहते हो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसके एग्जांपल चले जाते हैं क्वार्ट्ज, इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई। ठीक है, इसके बाद आता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, यानी कि लिख लेते हैं पहले क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी बॉडी होगी, जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के ऑपोजिट होगी, यानी कि वो बॉडी जो अपनी शेप को वापस रिगेन ना करे जब मैंने उसके ऊपर से सारे के सारे डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव कर दिया है। और इसमें याद रखेगा डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी हो। इसका मतलब ये है कि डिफॉर्मिंग फोर्स अगर उसकी शेप को चेंज कर दे रही है परमानेंटली, जिसकी वजह से वापस अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पा रहा है, उसको आप क्या बोलते हो, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलते हो। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मड हो जाता है। ठीक है, देन व्हाट वी हैव इज पैराफिन वैक्स एटसेट्रा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। और इसमें फिर से इंसिस्ट कर रहा हूँ, इसमें डेफिनेशंस का बहुत रोल है, डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए इस चैप्टर की आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका इसमें, अब जो आपका है मेन चैप्टर आपका अब शुरू होने वाला है। ठीक है, अब देखिए पहली चीज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्ट्रेस के बारे में ना थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, मैंने एग्जैक्ट कहा डेफिनेशन, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए समझिए होता क्या, जब मैंने किसी बॉडी पे क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स का पोजीशन चेंज हुई, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हुई तो क्या होगा, बॉडी क्या करेगी, डिफॉर्म कर जाएगी। अब बॉडी क्या हुआ, अब मॉलिक्यूल्स का शेप चेंज हुआ, अब बॉडी को वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करना है, बट वो पोजीशन को रीगेन कौन कर पाएगा, वो करवाएगा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि जब आप उसमें प्रेशर अप्लाई कर, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो क्या है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो उसको अपने वापस पोजीशन पे जाने को बोलेगी। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ। वो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो आपकी लगती है,
इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो पर यूनिट एरिया जो आपकी लगती है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी पोजीशन में वापस आती है, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बात क्लियर होती है, यानी कि याद रखिएगा स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज नथिंग बट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, नथिंग बट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, ये याद रखिएगा इस बात को। वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, इंटरनल, एक्सटर्नल मत करके आ जाना पेपर में। अगर आपको पूछे मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो स्ट्रेस क्या है, एक्सटर्नल रिस्टोरिंग फोर्स है? नहीं, स्ट्रेस आपके इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये क्या काम करती है? स्ट्रेस इज नथिंग बट एन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, restoring force acting per unit, internal restoring force acting per unit area, which tends to bring body back to its original configuration, to its original configuration। ये होता है आपका स्ट्रेस। अब होता क्या है, किसी भी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट कितना होगा? स्ट्रेस उतना ही जनरेट होगा जितनी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, जितनी आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। तो पहले आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपके काम आएगा। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये होती है आपकी रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर की बात है सी। अब यहाँ पे अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी किसी भी बॉडी में, ठीक है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ये इक्विवेलेंट होगी किसके? ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी will be equal to external force, will be equal to external force। तो इस वजह से जो आप डेफिनेशन याद करते हो, क्वांटिटेटिवली हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है उसको कर सकते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, बट एक्चुअली में होती क्या है, वो होती है आपकी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। बट वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही लगेगी जितनी आप एक्सटर्नल लगा रहे हो। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो है एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर है। इस वजह से हम स्ट्रेस में रिस्टोरिंग फोर्स को क्या है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। बट स्टिल मैं इस बात को इंसिस्ट करूंगा कि स्ट्रेस इंटरनल एक्चुअली में है क्या, आपके इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। ठीक है, इसके बाद आपको उसके यूनिट्स वगैरह याद कर लेने। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, पास्कल के आसपास इसके यूनिट्स होंगे, प्रेशर के साथ इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला उसकी तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब आते हो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है बेसिकली कितने तरह का होता है वो स्टडी करेंगे। स्ट्रेस बेसिकली जो आपका है वो है पहले अब बात करने वाले हैं नॉर्मल स्ट्रेस की। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में जो पहला स्ट्रेस हम स्टडी करेंगे वो है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, जब आपकी बॉडी पे, ये देखिए जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जितना भी होता है ये डिसाइड किया जाता है जो आपकी फोर्स लग रही है। ठीक है, अगर आपकी जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो एक्ट कर रही है नॉर्मली पर यूनिट एरिया, याद रखिएगा इसमें, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मली, वर्ड इंपॉर्टेंट है नॉर्मली, नॉर्मली पर यूनिट एरिया। तो जब उस पे स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, बॉडी पर यूनिट एरिया, देन द internal restoring force, internal restoring force set up per unit area is called normal stress,
इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका आ जाएगा बेसिक असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है कि रिगार्डिंग जब क्वेश्चन आते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, वहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। देखिए अब आपको समझना पड़ेगा नॉर्मल स्ट्रेस को डिफाइन कैसे किया गया। नॉर्मल स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है एज नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स जो एक्ट कर रही है नॉर्मली पर यूनिट एरिया। जब किसी बॉडी पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रही है नॉर्मली पर यूनिट एरिया, तो उस बॉडी में जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रही है, सेटअप हो रही है पर यूनिट एरिया, उसे आप नॉर्मल स्ट्रेस कहते हो। जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसको नहीं, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रही है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, उस सॉरी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल रिस्टोरिंग सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे आप क्या कहते हो, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हो। ये बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए बात को, इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अब नॉर्मल स्ट्रेस जो है ना उसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरीज में। तो पहली कैटेगरी जो नॉर्मल स्ट्रेस की आती है वो आती है आपके पास, उसको 1.A रख लेते हैं हम, उसको आप बोलते हो टेंसाइल स्ट्रेस, उसको आप बोलते हो टेंसाइल स्ट्रेस। याद रखिएगा टेंसाइल स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, उसका पार्ट है वो। ठीक है, अब देखिए टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट कब होगा, टेंसाइल स्ट्रेस आपका जनरेट तब होगा कि जब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑन द जब आपका क्या होता है, जब ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, इफ याद रखिएगा, इफ द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, इफ डायमेंशन की जगह पे इसको सीधा वर्ड यूज किए, इफ देयर इज एन इंक्रीज, इफ देयर इज एन इंक्रीज, किसमें, देयर इज एन इंक्रीज, या फिर वर्ड यूज होता है एक्सटेंशन, if there is an increase or extension of the body in direction of applied force, in direction of applied force, उस जब तब जो स्ट्रेस जनरेट होता है उसे आप टेंसाइल स्ट्रेस कहते हो। ठीक है, then the stress generated is called टेंसाइल स्ट्रेस। अब याद रखिएगा पेपर में पूछा जा सकता है कि टेंसाइल स्ट्रेस इज अ टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, बिल्कुल सही बात है, उसका सब पार्ट है, समझिए बात को। तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्या आपके यहाँ पे, इंक्रीज और एक्सटेंशन, किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी इतने से। ठीक है, इसी में आपका जो सेकंड पार्ट आकर निकलता है वो है सेकंड वन बी की बात करते हैं, 1B की बात करते हैं, वो आता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं। अब समझना होता क्या है कि जब इंक्रीज की बात करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस, बट होता क्या है कि जब लेंथ ऑफ द वायर जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। याद करना वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं लेंथ, हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं किसकी, एरिया या वॉल्यूम की, हम बेसिकली लेंथ की बात कर रहे हैं, साइड्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया कब, इफ देयर इज अ डिक्रीज, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसमें, डिक्रीज और कंप्रेशन, डिक्रीज और कंप्रेशन हो रहा है ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ड्यू टू फोर्स अप्लाइड, तो उस स्ट्रेस को आप क्या कहते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस। द स्ट्रेस सेटअप इज इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं उसे, याद रखिएगा इस बात को। ये हो गया आपके पास, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, डिक्रीज होगा, ठीक है, और उस सेटअप को क्या कहते हो आप, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये याद रखना है कंप्रेसिव स्ट्रेस इज अ सब कैटेगरी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, इज अ सब कैटेगरी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। इससे में आपके पास उसके बाद जाते हो
ठीक है, हो गया बात। और एक बात और याद रखना, जो आपका टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसको आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हो। रिमेंबर दिस थिंग आल्सो, दैट टेंसाइल एंड compressive stress can also be called longitudinal stress। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस को आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हो। क्लियर हो गई बात। फाइनली आप किस पे निकल के आते हो, इसका जो थर्ड कैटेगरी है 1C पे, 1C है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है? हाइड्रोलिक, अब वर्ड्स क्या समझना है, वॉल्यूम की बात करेगा, समझ के बात को याद रखिएगा। चेंज इन हाइड्रोलिक स्ट्रेस बेसिकली होता है जब वॉल्यूम चेंज करता है विदाउट एनी चेंज इन द ज्योमेट्रिकल शेप। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है। व्हेन सॉलिड undergoes a change in volume or change in volume without any change in shape, याद रखिएगा वर्ड विदाउट ए चेंज इन शेप, on application of force perpendicular to every point, perpendicular to every point on the surface of body, on the surface of body, तब ये जनरेट करता है, ठीक है। देन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, देन रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हो आप, इज कॉल्ड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है फिर से हम रिपीट करते हैं। जब सॉलिड का वॉल्यूम चेंज करेगा, चेंज किस में हो रहा, वॉल्यूम में, विदाउट एनी चेंज इन शेप। पेपर में पूछेगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस में वॉल्यूम एंड शेप बोथ चेंजेस, नहीं, वॉल्यूम चेंज करता है, शेप चेंज नहीं करती। और फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो होती है परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट, परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट। तब जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा पर यूनिट एरिया, उससे आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हो। याद रखिएगा डिफरेंस कहां पे आएगा, क्वेश्चंस में चेंजेस क्या कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज इन शेप या चेंज इन शेप, ये क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा टू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, टू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, याद रखिएगा इस बात को, टू एवरी पॉइंट इन द सरफेस। तो फिर जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करिए पर यूनिट एरिया, उससे आप हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हो, ना कि वो ऑप्शन में चेंज कर देगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आप ऊपर वॉल्यूम वर्ड यूज कर रहे हो, सबके दिमाग में जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे आप क्या कहते हो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हो। ठीक है, और ये जो है जनरली आपको स्फेरिकल बॉडीज में देखने को मिलता है। ठीक है, कब देखने को मिलता है, जब आप क्या करते हो, जब आप स्फेरिकल बॉडी को, इसका एग्जांपल होता है जब आप स्फेरिकल बॉडी को इज प्लेस्ड इन अ फ्लूइड, ये इसका एग्जांपल है। आई होप ये बात आप इतनी सी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आई मीन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई। ठीक है, फाइनली जो आपको पास निकल के आता है वो है टेंजेंशियल और स्ट्रेनिंग स्ट्रेस। ये है आपका सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस। क्या है स्ट्रेस का नाम, टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब देखना समझना इस बात का होता क्या है। जब होता क्या है, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स, इसका ध्यान रखना, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली, इस बात का ध्यान रखना है,
टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है भाई, हम नॉर्मली बात कर रहे थे, यहाँ पे टेंजेंशियली, टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी का शेप चेंज करेगा विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, शेप चेंज करेगा टू सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। प्रोड्यूसेस अ चेंज इन shape of the body without any change in volume। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, अगेन वंस अगेन वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्या है आपके, चेंज इन शेप, शेप चेंज कर रही है, चेंज इन शेप विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम। ऊपर क्या था, वॉल्यूम चेंज कर रहा था, शेप चेंज नहीं कर रही थी, यहाँ पे शेप चेंज कर रही है बट वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। उसे आप क्या कहते हो, ठीक है। तो फिर जो स्ट्रेस सेटअप करता है, देन द स्ट्रेस जो आपका सेट करता है, देन द स्ट्रेस सेटअप इन बॉडी इज कॉल्ड, उस स्ट्रेस को आप क्या कहते हो, उस स्ट्रेस को आप टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हो। क्या कहते हो आप उसे, टेंजेंशियल स्ट्रेस। याद रखिएगा इस चीज का, टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस में आपका वॉल्यूम चेंज कर, वॉल्यूम शेप चेंज कर, सॉरी वॉल्यूम चेंज करता है विदाउट एनी चेंज इन शेप, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस में आपका शेप चेंज करता है विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रेस एक टेंजेंशियल वो क्वांटिटी है, तो इसको आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रेस इज लाइक स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस सेक्शन जिसपे आप उसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आई होप ये इतना सा आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है इस टॉपिक का सेकंड सभी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है स्ट्रेन, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिकली आपको चीजें बता दूं। स्ट्रेस जो है, यहाँ लिख देते हैं, स्ट्रेस जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस और एक स्ट्रेस होता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो फर्दर तीन डिवाइड उसको हम किया जा सकता है, एक होता है टेंसाइल, एक होता है कंप्रेसिव और एक हो जाता है आपका हाइड्रोलिक, ठीक है। तो इस चीज का ऐसे ध्यान रखिएगा, तो वो उसकी सब कैटेगरीज होती है, ठीक है। फाइनली अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है स्ट्रेन। टॉपिक का नाम क्या है, स्ट्रेन। तो हम स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन को देखिए, जब किसी बॉडी पे क्या है, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, किसी बॉडी पे अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसकी वजह से क्या होगा, उस बॉडी की क्या होगी, डायमेंशंस चेंज होंगे, उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। तो याद रखिएगा स्ट्रेन को मैं डिफाइन कर सकता हूं एज, स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेन इज यूजुअली डिफाइंड एज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय original configuration, by original configuration, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अगर हम स्ट्रेन के टाइप्स की बात करें, अगर हम स्ट्रेन्स के टाइप्स की बात करें तो स्ट्रेन की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, इसको हम ग्राफिकली ही समझ लेंगे। स्ट्रेन की अगर हम टाइप्स की बात करें, इसमें आपके पास जाता है एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक जाता है आपके पास इसमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी, एक जाता है इसमें आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और इसी के साथ एक फाइनली एक स्ट्रेन आपका और होता है जिसे आप कहते हो शेयरिंग स्ट्रेन। क्या कहते हो आप इसे, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हो, ठीक है। अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करूं, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको तब देखने को मिलता है कि जब आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हो और फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से केवल उसकी लेंथ चेंज कर रही है। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस, लेंथ ऑफ द बॉडी चेंजेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ डिफॉर्मिंग फोर्स, सो देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, उसको कहते हो आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हो, या उस स्ट्रेन को आप कहते हो टेंसाइल स्ट्रेन। इसी के लिए दूसरा वर्ड है टेंसाइल स्ट्रेन।
तो इसको अगर हम लिखें तो ये किसके बराबर होगा, लेंथ की बात है तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस होता है. सो longitudinal strain में the only dimension that is changing is length. So strain can be defined as longitudinal strain can be defined as change in length divided by the original length. Again, the volumetric strain is again, as the name is suggesting, the volumetric strain is nothing but the change in volume divided by the original volume. ठीक है. इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर आपका सिर्फ वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो आपको जो स्ट्रेन डेवलप करे उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कह देंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी. एंड एज फार एज द शेयरिंग स्ट्रेन इज कंसर्न, अब देखिए शेयरिंग स्ट्रेन को समझना ना थोड़ा सा, इसमें थोड़ा समझना पड़ता है. ठीक है. शेयरिंग स्ट्रेन को मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख देता हूँ. शेयरिंग स्ट्रेन को आप थीटा से डिनोट करते हो. ठीक है, थीटा से डिनोट किया जाता है. इसको भी आप डेल्टा एल बाय एल ही लिखते हो, बट पहले शेयरिंग स्ट्रेन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. ठीक है, इसको समझना पड़ेगा. ठीक है, एज्यूम कीजिए, इसको समझने के लिए एक डायग्राम समझते हैं. देखिए इसमें मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, आपके लिए सिर्फ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, हम उसी पे फोकस करेंगे. बट शेयरिंग स्ट्रेन को थोड़ा समझना आसान होता है क्योंकि इसमें डेल्टा एल बाय एल है ना, तो इस चीज से हमें बचना है तो समझना पड़ेगा थीटा का मतलब क्या है. इसमें हम ज्यादा लिखना पसंद नहीं करते, इसलिए इसको समझना पड़ेगा हमें. ठीक है, बस जस्ट अ मिनट, बन गया ये. देखिए हुआ क्या, शेयरिंग स्ट्रेन का मतलब क्या. देखिए पहली बात समझिए कि जब क्या है, मैं किसी ऑब्जेक्ट पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उस बॉडी की शेप चेंज करती है. बॉडी की अगर शेप चेंज कर रही है मगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको क्या कहते हो आप, वहां पे जो स्ट्रेन डेवलप होता है उससे आप कहते हो शेयरिंग स्ट्रेन. उससे आप क्या कहते हो, शेयरिंग स्ट्रेन. मतलब सपोज करिए कि मैंने इस पे क्या किया, इस क्यूब के ऊपर मैंने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई कर दी एफ. मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर दी एफ. उस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये जो क्यूब है इसके डायमेंशंस चेंज हो गए. डायमेंशंस मतलब वॉल्यूम सेम रखा, उसकी शेप चेंज होगी. शेप किस तरह से चेंज हुई कि ये जो इसका जैसे दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज सी. ठीक है, दिस इज सी, देन दिस इज डी. उसके बाद इसे आप ई ले लीजिए, ई. एफ को हमने वहां डिनोट किया हुआ है, ये है जी. ठीक है, उसके बाद ये जी हो गया हमारा. उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जी ले लिया, इसे एच ले लेंगे. लेट अस अज्यूम दिस इज आवर पॉइंट पी. अब क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर क्या है, टेंजेंशियल फोर्स को अप्लाई किया है. उस टेंजेंशियल फोर्स को अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, इसका जो ऊपर वाला फेस है जी एच ई एन पी, वो हल्का सा टिल्ट हो गया. यानी कि ये जो आपका फेस है ना एच ई डी ए, पहले इस फेस में थोड़ा चेंजेस आएगा, उसकी वजह से आपका अपर फेस चेंज कर जाएगा. किस तरह से होगा कि वो आप जूम कर लीजिए, वो कुछ इस तरह से हो रहा है, कि वो इस तरह से हो रहा है. ठीक है, ये फेसेस जो है आपके शिफ्ट कर गए इस तरह से. आई होप आप इस डायग्राम को समझ पा रहे होंगे. ठीक है, ये जो शिफ्ट हुआ, क्यूब की शेप जो है वो शिफ्ट कर गई. ये जो शिफ्ट हुआ ये किसी एंगल से हुआ, ये जो शिफ्ट हुआ किसी एंगल से हुआ. ठीक है, तो हमें ये समझा कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक एंगल की तरह भी, किसी एक एंगल की तरह थीटा के साथ हमने इसको किया एक्सप्रेस. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जितना एंगल से ये क्यूब आपका चेंज हुआ उसे आप शेयरिंग स्ट्रेन कहते हो. एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये जो क्यूब की शेप में जो कितने डिग्रीज का चेंज आया रेडियंस की फॉर्म में, उसे भी आप शेयरिंग स्ट्रेन कह देते हो. ठीक है, इसे ही आप क्या कह सकते हो, टेंजेंशियल फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई अपर सरफेस की, जो डिस्प्लेसमेंट हुई किसकी, अपर सरफेस की, डिवाइडेड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये मान लीजिए ये एल है, ये एल है जो हम यहां लिख रहे हैं. ठीक है, और ये डेल्टा एल से क्या हुआ, चेंज हुआ. ये चेंज आया कितना, डेल्टा एल. इससे ये जो चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, इससे आप क्या कहते हो, शेयरिंग स्ट्रेन कहते हो. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो एंगल में चेंज आया, ये जो एंगल में चेंज आया, या जो हम ये कह सकते हैं जितने एंगल से ये चीज चेंज की ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. फोर्स कौन सी है, टेंजेंशियल फोर्स, उसे आप क्या कहते हो,
टेंजेंशियल सॉरी शेयरिंग स्ट्रेन आप जिसको आप नाम दे देते हो, ठीक है। चलिए ये चीज टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाले हैं और इन टॉपिक्स को प्लीज 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 बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहली चीज जो आपके पास आ रही है वो है इलास्टिक लिमिट। पहली चीज जो आपके पास आ रही है वो क्या है, इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, देखिए इलास्टिक लिमिट क्या होती है। आप सपोज कीजिए आपके पास एक इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी आपके पास है, तो क्या हुआ उसकी एक आप उसको लोड अप्लाई कर रहे हो, छोड़ रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, छोड़ रहे हो, वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पा रही है, ठीक है। मगर उसकी एक लिमिट होती है, लिमिट मतलब कहां तक आप कितनी फोर्स अप्लाई कर सकते हो कि अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर सके। अगर आप उससे ज्यादा अप्लाई करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि वो इस लिमिट को क्या कहते हो, यानी कि अपर लिमिट होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की। इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, दिस नथिंग बट द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। दिस इज नथिंग बट द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, अपर लिमिट किसकी, डिफॉर्मिंग फोर्स की, ठीक है। अबव विच, ठीक है। अगर उसके ऊपर की मैं फोर्स लगाऊं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगी, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगी। उस चीज को आप क्या कहते हो, इलास्टिक लिमिट कहते हो, ठीक है। ये क्या है, अपर लिमिट है। वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अपर लिमिट। पेपर में पूछेगा इट इज द लोअर लिमिट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, नहीं लोअर लिमिट नहीं होती, दिस इज द अपर लिमिट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर होगी बात को। नेक्स्ट है आपके पास हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या है, बेसिकली एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड, एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड, ठीक है। तो ये कहता है हुक्स लॉ, क्या कहता है हुक्स लॉ, ये कहता है कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस जो होती है किसी वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितना आप उस पर लोड अप्लाई कर रहे हो, मतलब जितना ज्यादा लोड अप्लाई करोगे तो ज्यादा एक्सटेंशन होगी। तो वो चीज क्या है आपका हुक्स लॉ, आप उसको बोल देते हो, ठीक है। तो अगर इसी में इस हुक्स लॉ की एक डिफरेंट डेफिनेशन भी होती है, तो वो ये होती है कि विद इन एन इलास्टिक लिमिट, वर्ड इंपॉर्टेंट है, विद इन एन इलास्टिक लिमिट, याद रखिएगा विद इन। पूछा जा सकता है कि इलास्टिक लिमिट का कोई रोल नहीं है, बट विद इन एन इलास्टिक लिमिट, ठीक है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये भी क्या है आपका हुक लॉ है, ये भी क्या है आपका हुक्स लॉ है, याद रखिएगा इस बात को। विद इन एन इलास्टिक लिमिट, विद इन एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। विद इन एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ये है आपका हुक्स लॉ। अब अगर हम इसमें आगे कंटिन्यू करें तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, हम यहां लिख लेते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो आपको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शन, सॉरी यहां पे हम लिखने वाले हैं इज इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन, दैट इज, ये आ गया। यहां पे क्या है, हियर E is equal to modulus of elasticity, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलस जो है उसको हम आगे स्टडी करेंगे। ई इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने पढ़ लिया कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यहाँ पीछे डेफिनेशंस करके आ रहे हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलस होते हैं, ठीक है। पहला इसमें जाता है आपके पास यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस को y से डिनोट किया जाता है, डिफरेंट बुक्स में इसकी डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, हम इसको y लेके चलेंगे यंग्स मॉडुलस को। तो इसको डिफाइन किया जाता है, अब आपको पता है, आपको ऊपर वाली इक्वेशन से ये पता है कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन,
तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की, यंग्स मॉडुलस को डिफाइन किया जा सकता है एज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर लेंथ का चेंज है दैट मींस इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल, सॉरी एफ नॉर्मल स्ट्रेस अगर आप अप्लाई करें, सो सॉरी। अगर हम एक देखिए, आप एक वायर को स्टडी करें, अगर हम एक वायर को स्टडी करें, ठीक है, इसकी डेफिनेशन के लिए अगर हम सिंपल एक सिर्फ एक की डेफिनेशन करेंगे, किस तरह से करते हैं। आपने एक वायर को हैंग किया है, ठीक है, अब क्या हुआ, उस पर आपने वेट को अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई की, उसकी वजह से उसकी जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ जो थी, जो पहले एल थी, वो अब डेल्टा एल से क्या हुई, एक्सटेंड कर गई। फोर्स है आपकी ये, ठीक है, पॉइंट बी जो है बी डैश पे पहुंच गया है, ए आपका फिक्स्ड ही रहा। तो यानी कि यहाँ पे स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेन आपका प्रोड्यूस हुआ डेल्टा एल ओवर एल। ये क्या है आपका स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है ना। और स्ट्रेस कितना है आपका, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी कि y की जो डेफिनेशन आपके पास निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है फोर्स पर यूनिट एरिया ओवर डेल्टा एल ओवर एल, चेंज इन डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी, कई बार क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपसे बोलेगा कि इफ द रेडियस इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंजेस इन द यंग्स मॉडुलस। अगर वैसे बोल देगा तो उनको याद नहीं आता कि एरिया कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा। तो एरिया कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, वो एरिया आपका यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा कि y की वैल्यू जो होगी उसको आप लिख सकते हो एस एफ ओवर पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ओवर एल। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, जितनी ज्यादा y की वैल्यू होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ y, उतनी ज्यादा उसमें इलास्टिसिटी होगी, ठीक है। इस बात को याद रखना है। यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ y, greater the value of y, that is Young's modulus, larger is elasticity, larger is elasticity, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाएं, दूसरा आता है आपके पास बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस जैसे नाम ही बता रहा, बल्क, बल्क का मतलब क्या है, वॉल्यूम में आप डील करोगे, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस में भी आपने याद रखना है, बल्क मॉडुलस जो है जिसको आप बी से डिनोट करते हो, ये किसके बराबर होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ पे आपको ना इन चीजों का ध्यान रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप नॉर्मल स्ट्रेस यूज कर रहे हो और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज कर रहे हो। इन चीजों का आपने यहाँ ध्यान रखना है कि आप कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन यूज कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए मतलब क्या है, देखिए नॉर्मल अगर हम बात करें, देखिए लेट अस अज्यूम ये है आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका वॉल्यूम है v। हमने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर क्या किया, हमने फोर्स अप्लाई की, नॉर्मल फोर्स अप्लाई की चार तरफ से। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई। इसका वजह से क्या हुआ, इस बॉडी का क्या हुआ, वॉल्यूम जो है कम हो गया, ठीक है, डेल्टा वी से कम हो गया। तो v माइनस डेल्टा वी हो गया, v माइनस डेल्टा वी हो गया, ये है v, ठीक है, v माइनस डेल्टा वी हो गया। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। अब आपको एक बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा यहाँ पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब आपको ये पता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिफाइन किया जाएगा कैसे, चेंज इन डायमेंशंस ओवर ओरिजिनल डायमेंशंस, दैट इज डेल्टा वी ओवर वी। बट इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, जो वॉल्यूम का चेंज है, फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम से कम है। देखिए फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम से कम है। अगर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम है, यानी कि ये वैल्यू जो होगी नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी ओवर वी आएगी, नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी ओवर वी आएगी। दिस इंप्लाइज जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, बल्क मॉडुलस होगा आपका,
उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो वैल्यू आएगी एफ ओवर ए ओवर माइनस डेल्टा वी ओवर वी। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई। और इसी चीज को आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर वी भी आप उसको लिख सकते हो। देयरफॉर द बल्क मॉडुलस जो है वो आपके पास निकल के आता है माइनस पी वी ओवर डेल्टा वी। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए क्लियर हुए होंगे और आपको ये समझ आया होगा कि माइनस साइन क्यों आ रहा है। पेपर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन क्यों इंट्रोड्यूस हो रहा है। नेगेटिव साइन आपका इसलिए इंट्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रिमेंबर द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन में अगेन मैं सिग्निफिकेंस को रिपीट कर देता हूं आपके लिए। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जो नेगेटिव साइन है आपको बता रहा है कि वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फाइनली आपके पास जो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके बाद आपके पास एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है कंप्रेसिबिलिटी। इसके बाद आपके पास एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है वो है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को आप के से डिनोट करते हो और के की वैल्यू जो होती है बल्क मॉडुलस के इनवर्स में होती है, बल्क मॉडुलस के इनवर्स में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि बल्क मॉडुलस इज इन्वॉल्व्ड इन सब में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में एंड गैसेस में, ये तीनों में बल्क मॉडुलस जो होता है आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें आपको एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड्स, जो बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड्स का, वो ग्रेटर देन होता है किससे, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड्स, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड्स जो खुद बड़ा होता है किससे, बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस से। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे बन के आ रहा है, पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है रिलेशनशिप कि बल्क मॉडुलस किसका ज्यादा होगा। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि बल्क मॉडुलस जो होता है किसका ज्यादा होता है, सॉलिड्स का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस। क्लियर हो गए। इसको मैं शॉर्ट में आपके लिए लिख देता हूं थोड़ा कि बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड्स इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड्स इज ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस, ठीक है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और एक चीज और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम लिख देते हैं। वो इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस फॉर a perfectly rigid body is infinity, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और बल्क मॉडुलस में, यंग्स मॉडुलस में आप एक चीज और भूल गए, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। यंग्स मॉडुलस में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्या कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो सिर्फ सॉलिड्स का होता है। यंग्स मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स का होता है, लिक्विड एंड गैसेस में यंग्स मॉडुलस की हम बात नहीं करते, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज का आपने यहाँ ध्यान रखना है, ये भी चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको आप शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हो। इसी चीज को आप क्या बोलते हो, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप इसे बोल देते हो। और इन्हें आप डिनोट करते हो विद लेटर जी, इसे आप डिनोट करते हो विद लेटर जी। और जी को हम डिफाइन करते हैं एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, एज टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा इसके बराबर हो जाता है। अब देखिए टेंजेंशियल स्ट्रेस को आप कैसे डिफाइन करते हो, टेंजेंशियल स्ट्रेस को भी आप फोर्स पर एरिया डिफाइन करते हो, तो ये हो जाएगा एफ ओवर ए ओवर शेयरिंग स्ट्रेन को हमने कैसे डिफाइन किया, थीटा से। तो यानी कि जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ओवर ए थीटा। और थीटा अपने आप में किसके बराबर था, डेल्टा एल ओवर एल के। तो यानी कि ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एल ओवर ए ऑफ एल। ये बेसिक रिलेशंस हैं, इनके बिना आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। एफ डेल्टा एल ओवर ए एल, ये आप चीजें आपके पास यहाँ पे क्लियर होगी। ठीक है, अब इसके बाद आपको समझना पड़ेगा, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। क्या, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद रखिएगा, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व्ड विद सॉलिड्स ओनली, is involved with solids only। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। ठीक है, दूसरी बात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट ये है वो ये है, फॉर मोस्ट मटेरियल्स, फॉर मोस्ट मटेरियल्स, मैक्सिमम मटेरियल्स के लिए जी की वैल्यू जो होती है यंग मॉडुलस का 1/3 होती है। क्या होती है, 1/3, y/3 होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। और तीसरी चीज जो शेयर मॉडुलस के रिलेटेड आपके लिए ये है कि शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू फॉर लिक्विड्स वो क्या होती है, 0 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड्स में आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हो, लिक्विड्स में आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अब यहां से एक रिकैप के तौर पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं। नंबर 1, यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करता है। और ऐसा क्यों है, यंग्स मॉडुलस जो है, और क्योंकि देखो यंग्स मॉडुलस के अकॉर्डिंगली जो पहली डेफिनेशन थी यंग्स मॉडुलस की वो क्या थी, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर क्या थी, नॉर्मल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो हो उसमें गैसेस में स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, गैसेस और लिक्विड्स में उसको आप क्या कर सकते हो, उनको आप वन डायमेंशन में डिफॉर्म नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड इन वन डायमेंशन। ठीक है, सॉलिड्स के लिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज गैसेस एंड लिक्विड्स कैन नॉट, याद रखिएगा, कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड along one dimension, cannot be। ठीक है, ये चीज है इंपॉर्टेंट आपके लिए। कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड along any one dimension। ठीक है, आई होप ये बात होगी।
कैन नॉट अंडरगो शेयरिंग स्ट्रेन। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सॉलिड्स आर मोस्ट इलास्टिक, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सॉलिड्स आर मोस्ट इलास्टिक, सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी कहां देखने को मिलती है? सॉलिड्स में देखने को मिलती है, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरी चीज, आपको एक चीज और है, ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूं, ये थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट है, अगर टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप इसको ध्यान रखना। देयर आर टू मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी। कौन से होते हैं? एक होता है ईए, जिसको आप बोलते हो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, और एक होता है एडियाबैटिक, इसको आई से लिखेंगे, ये होता है एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। और इन दोनों की जो रेशियो होती है, याद रखिएगा इस चीज को, ई ए ओवर ई आई is equal to gamma is equal to Cp over Cv is greater than 1, is greater than 1। इसका मतलब ये हुआ कि E adiabatic is greater than EI। ये रिलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये सब चीजें आपकी हो चुकी होंगी यहाँ पे। चलिए आई होप ये चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, तो इस चैप्टर में ना थोड़ा इस तरह से ये पढ़ना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ से एटलीस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो गलत ना ही हो, तो उसके लिए तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ना, आई एम सो सॉरी कि अगर आप इसमें बोर हो रहे हो तो, ठीक है, बट ये चैप्टर है ही ऐसा, ठीक है। इस चैप्टर में अब आपका सिर्फ दो टॉपिक्स बचते हैं। एक टॉपिक बचता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, और फिर इलास्टिसिटी के डेफिनेशंस एंड एनर्जी, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा टॉपिक बचता है, आई होप थोड़ा सा और आप मेरे साथ देंगे तो इस टॉपिक को भी हम अभी वाइंड अप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर, ठीक है। ये टॉपिक जो है मैं आपको ग्राफ की फॉर्म में समझाऊंगा, ठीक है, ग्राफ की फॉर्म में समझाऊंगा, ठीक है। और इस ग्राफ को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर आर चांसेस कि ये यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। पहले हम टॉपिक का नाम लिख लें, ठीक है। टॉपिक का नाम आपका क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर, 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 ठीक है। इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, और मैं आपको इस चीज को लेके बहुत इंसिस्ट करूंगा कि जब आप इसको पढ़ें, इसका ग्राफ ना कम से कम 2 या 3 बार प्लॉट कीजिएगा, तभी आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी इसको टॉपिक को कवर करने में, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को प्लॉट करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इधर आपका है स्ट्रेस, और इस तरफ है आपका स्ट्रेन, ठीक है। चलिए अब इस कर्व को प्लॉट करते हैं। पहले इस कर्व को प्लॉट कर लेते हैं, फिर हम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से रहा, ठीक है। ये है पॉइंट ओ, ये है आपका पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट डी, ये रहा पॉइंट ई, एंड ये रहा पॉइंट एफ। आई होप ये ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया होगा, ठीक है। और प्लीज आई इंसिस्ट, इस ग्राफ को आप मेरे साथ साथ प्लॉट कीजिएगा, एक बार तो एटलीस्ट आप मेरे साथ साथ इस ग्राफ को प्लॉट कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ अगर आपको एक बारी में समझ आ गया तो आ गया,
फिर आपको कभी इस ग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इस ग्राफ को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इस ग्राफ में रीजन ओ ए को, रीजन ओ ए की बात करते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट शॉर्ट में इसको लिखेंगे। ठीक है, हम ये देख पा रहे हैं रीजन ओ ए में क्या है, आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिखने का मतलब ये है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि इस रीजन में आपका हुक्स लॉ वैलिड है। हुक्स लॉ को आप फॉलो कर रहे हो इस रीजन में। आप क्या कर रहे हो? इस रीजन में आप हुक्स लॉ को फॉलो कर रहे हो। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो ये जो इसमें जो है पॉइंट ए जो है, इसे आप कहते हो क्या? पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जस्ट अ मिनट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आएगा। इस बात का मतलब ये आप समझिए, इस बात का मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपने एक वायर ली, ठीक है, उस वायर को लिया और आपने उस वायर के नीचे कुछ वेट्स को लगा दिया। आपने क्या किया? उस वायर के नीचे कुछ वेट्स को लगा दिया, और जब आपने वेट्स को उसमें लगा दिया, आप धीरे धीरे वेट को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, आप धीरे धीरे क्या कर रहे हो? वेट को इंक्रीज कर रहे हो। तो आप नोटिस कर रहे हो कि जब तक आपके वेट्स की जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रिलेशनशिप है, जब का वेट आपका इस तरह से इंक्रीज कर रहा है कि जब तक आप पॉइंट ए तक पहुंच रहे हो, तब तक आपका हुक्स लॉ को वो फॉलो कर रहा है। पॉइंट ए तक जो है, ये जो पॉइंट ए है, इसे आप कहते हो पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इस पॉइंट तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है। इस पॉइंट तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है। अब हुआ क्या? आपने क्या किया? पॉइंट ए पे क्या किया? सपोज करो कि आपने जो वेट्स थे उनको रिमूव कर दिया। जब आपने उन वेट्स को रिमूव कर दिया, तो वापस जो कर्व है आपका, वो पहले जो ओ से ए गया था, वो ए से ओ वापस आएगा। प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को। वो क्या करेगा? ए से ओ वापस आएगा। ठीक है, इतना सा पॉइंट आपके लिए क्लियर हुआ। इसके बाद सपोज कि इसके बाद हम जाते हैं बियॉन्ड पॉइंट ए। बियॉन्ड पॉइंट ए, जब हम बियॉन्ड पॉइंट ए जाते हैं, फ्रॉम दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम स्टडी कर रहे हैं पॉइंट ए टू बी को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि ए बी को आप स्टडी कर रहे हैं। आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं देखने को मिल रही। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या है? एब्सेंट है। स्ट्रेट लाइन एब्सेंट है। स्ट्रेट लाइन एब्सेंट होने का मतलब ये है कि अगर मैं पॉइंट बी पे, ठीक है, पहली बात तो है कि स्ट्रेट लाइन एब्सेंट है, यानी कि रीजन ए से लेके रीजन बी के बीच में आप जो हो, आप हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हो? हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे। हुक्स लॉ इज नॉट फॉलोड। ठीक है, बट बहुत ध्यान से सुनिएगा, बट अगर आप पॉइंट बी में, जो आप वायर के ऊपर मासेस को अटैच करके आप पॉइंट बी तक पहुंचे, आपने क्या किया? पॉइंट बी पर जैसे आप पहुंचे, आपने वहां से मासेस को रिमूव कर दिया। जैसे ही आप वहां से पॉइंट मासेस को आप रिमूव करोगे, तो क्या होता है? जो वायर है, वायर अभी अपनी आपकी इलास्टिक लिमिट में है, तो वायर क्या करेगी? अगेन पॉइंट बी से ए पे पहुंचेगी और ए से पॉइंट ओ पे चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि वायर जो है वो अपना सेम पाथ को फॉलो करेगी, जिस पाथ से वो पॉइंट बी तक पहुंची है, जिससे वो पॉइंट बी तक पहुंची है। यानी कि ये जो रीजन है आपका, ये जो रीजन है, जो आपका, जैसे आपने यहां पे लिख लिया पॉइंट ए जो है आपका, पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट बी क्या है आपका? पॉइंट बी है आपका इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट को हमने क्या पढ़ा था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक पॉइंट बी तक जब आप पहुंचे, जब आप पॉइंट बी पे सारे फोर्सेस को अगर हटाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे, वो वापस बी ए ओ के अकॉर्डिंगली ही वापस आएगी। वो पाथ वापस बी ए ओ को ही फॉलो करेगा। ठीक है, पाथ बी ए ओ इज फॉलोड
if deforming force is removed at point B, deforming force is removed at point B। अब ठीक है, अब हम पॉइंट बी तक पहुंच गए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, पॉइंट बी सी को स्टडी करने वाले हैं। अब हम स्टडी करने वाले हैं बीसी रीजन को, अब हम स्टडी करने वाले हैं बीसी को, ठीक है। अगर हम बात करें रीजन बीसी की, अब हुआ क्या, हम वायर पे वेट्स को लगा रहे थे, वेट लगाते 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 हमने क्या किया, हम पॉइंट बी को भी ओवरशूट कर गए और हम पहुंच रहे हैं पॉइंट बी सी तक, हम पॉइंट सी तक हम पहुंच गए, ठीक है। जब हम पॉइंट सी को हम नोटिस कर रहे हैं तो हम ध्यान से देख पा रहे हैं पॉइंट सी तक पहुंचते पहुंचते आपकी स्लोप जो है बहुत कम हो गई है। पॉइंट बी, ठीक है, यहां पे आपको मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पे, ठीक है। अगर हम पॉइंट बी सी को देखना, अगर हम इस रीजन को बहुत ध्यान से देखते हैं, बी से लेके सी तक वाले रीजन को हम बहुत ध्यान से देखते हैं, हम एक बात बहुत इंटरेस्टिंग नोट कर पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस उतना इंक्रीज नहीं कर रहा है जितना आपका स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, जितना आपका स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है। तो आपको यहां समझना पड़ेगा इन रीजन बी सी स्ट्रेन इंक्रीजेस more rapidly than stress। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि जब बीसी रीजन में हो ना, आप हल्का सा भी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेन ज्यादा मिल रहा है आपको, और इस रीजन में आपको स्लोप कब मिल रही है, क्योंकि स्लोप ऑब्वियसली यहाँ पे स्लोप कम हो गई, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होता जा रहा है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होता जा रहा है एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब हुआ क्या, अब आपको बात समझनी पड़ेगी। अब आपने क्या किया, अब सपोज करो हम वही काम कर रहे थे, हम जैसे पॉइंट बी पे पहुंचे, हमने क्या किया, सारे डिफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव कर दिया, हमने मासेस को रिमूव कर दिया। अगर हम वही काम पॉइंट सी पे करते हैं, जब हम पॉइंट सी पे पहुंचते हैं, हम पॉइंट सी पे पहुंचने के बाद हम करते हैं कि भाई हमने क्या किया, सारी की सारी जो आपका जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस थे आपने उनको रिमूव कर दिया। जब आप वो काम करते हो तो जो ओरिजिनली आप ए बी सी से आपको वापस आना चाहिए था, आप वैसे नहीं करते, आप वैसे नहीं करते, इंस्टेड आप क्या करते हो, सी से ओ डैश पे पहुंचते हो, आप सी से ओ डैश को फॉलो करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो सिस्टम है उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके जो है प्लास्टिक सेट बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, उस बॉडी में डिफॉर्मेशन होगी, और ये पॉइंट बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट बीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसमें आपको ये समझना है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसे आप बोलते हो परमानेंट सेट। पेपर में इस चीज का ध्यान रखिए, इस ग्राफ के बेसिस पे वो पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग रीजन रिप्रेजेंट्स द परमानेंट सेट। तो परमानेंट सेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट सी जो है वो आपका यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा और समझते हैं, यील्ड पॉइंट क्या है उसको हम थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, ये वो रीजन है, ये वो रीजन है जहां पे, ये वो रीजन है जहां पे एक्सटेंशन इज पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली प्लास्टिक, ठीक है। तो पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा रीजन है जहां पे आपका जो बिहेवियर पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली प्लास्टिक है। सो दैट रीजन इज योर पीसी, ठीक है। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू स्टडी द रीजन सी डी। अब हम किस रीजन की बात कर रहे हैं, अब हम रीजन सी डी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब सी से डी की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब आपको पता है प्लास्टिक लिमिट पे पहुंच गया। अब होता क्या है कि वायर जो है ना, अब वायर की एक्सटेंशन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वायर जो है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फोर्स के ही अपने आप ही अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस करना शुरू कर दे रही है। इसका मतलब ये है कि जब आप पॉइंट सी से पॉइंट डी पे पहुंच रहे हो, वायर जो है अपने ही वेट में एक्सटेंड करना शुरू कर दे रही है, अपने ही इस वेट में एक्सटेंड करना शुरू कर दे रही है। इसका मतलब अपने ही वेट की वजह से उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाना शुरू हो जा रहा है।
ठीक है, इसका मतलब वायर जो है फ्लो करना शुरू कर रही है। अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करें, फ्लो का मतलब ये नहीं है पानी फ्लो करता है, बट मतलब वो धीरे 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 आपके फ्लो की धीरे धीरे चल रही है, उसकी लेंथ धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट सी, इसलिए इस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, यील्ड पॉइंट बोलते हो। ठीक है, इसमें आपको समझना है कि बियॉन्ड पॉइंट सी, बियॉन्ड पॉइंट सी अप टू पॉइंट डी, यानी कि सी डी रीजन में जो आपका बिहेवियर है वो परफेक्टली प्लास्टिक है। कैसा है वो? परफेक्टली प्लास्टिक रीजन है। तो पूछा जा सकता है किस रीजन में आपका बिहेवियर जो परफेक्टली प्लास्टिक है, वो रीजन आपका कौन सा है? वो रीजन है आपका सी से लेके डी वाला। ठीक है, और ये जो रीजन है ना, ये जो सी है, पॉइंट सी के पास इस टाइम पे जो आपके पास स्ट्रेस प्रेजेंट होगा, पॉइंट सी के पास जो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेस प्रेजेंट होगा, इस स्ट्रेस को आप बोलते हो यील्ड स्ट्रेंथ। इस पॉइंट को क्या बोलते हो? यील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि आप यहां लिख देते हैं सी डैश इज इक्वल टू यील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेस की वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद फाइनली आप पहुंचते हो रीजन डी ई एफ की बात करते हैं, बियॉन्ड डी की बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप पॉइंट डी से आगे बढ़ते हो, पॉइंट जब आप इस कर्व को देख पा रहे हो या पॉइंट डी से आगे देख पा रहे हो, तो आपको ये देख पा रहे हो कि ये वो रीजन है जहां पे वायर काफी थिन हो चुकी है। वायर के थिन होने की वजह से, वायर में वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर कीजिएगा, ये वो रीजन है जहां पे वायर की थिन होने की वजह से वहां पे नेक एंड वेस्ट यानी कि कंस्ट्रिक्शंस अपीयर होना शुरू हो जा रही है। ये वो रीजन है जहां पे कंस्ट्रिक्शंस अपीयर, कंस्ट्रिक्शंस अपीयर। एक बार ठीक से लिख देता हूं आपके लिए मैं, ये वो रीजन है जहां पे कंस्ट्रिक्शंस अपीयर होना शुरू हो जाती है। कंस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रिक्शंस के लिए एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज होता है जिसको आप कहते हो नेक एंड वेस्ट, नेक एंड वेस्ट अपीयर। यानी कि पूछा जा सकता है कंस्ट्रिक्शंस कहां अपीयर होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि धीरे धीरे वायर ना टूटना शुरू हो जाएगी, और जैसे आप पॉइंट एफ पे पहुंचोगे, जहां पे क्या होता है, जहां पे जाके वायर अल्टीमेटली टूट जाती है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई। इसके बाद आपने पीछे पढ़ा कंस्ट्रक्शन अपीयर कर रही है कौन से रीजन में? रीजन ई में। ये बात याद रखिए, कंस्ट्रक्शन अपीयर कर रही है एट पॉइंट ई पे, जहां पे वायर जो है थिन हो रही है, और उस पॉइंट को आप बोलते हो, पॉइंट ई को आप बोलते हो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट आप इसे बोलते हो। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, अब पॉइंट ई पे जब आप पहुंचे, इस रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, इस रीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आप क्या बोलते हो? ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हो। उस रीजन को आप क्या बोलते हो? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये है आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। आई होप ये बात क्लियर हुई। और पॉइंट एफ जो है वो है आपका ब्रेकिंग पॉइंट, जहां पे आपकी वायर टूट गई। ठीक है, पूरे रीजन को एक बार फिर से समझ लेते हैं आप। फाइनली ये इसका टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। देखिए हुआ क्या, आपने क्या किया, एक वायर ली, वायर के नीचे आपने क्या किया, धीरे धीरे वेट्स को लगाना शुरू किया। जब आप वेट्स को लगा रहे हो और आप उसका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को प्लॉट करते हो, तो आप ये नोटिस करते हो कि एक पॉइंट, जब आप धीरे धीरे उसमें क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप को प्लॉट कर रहे हो, तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि जब तक आप पॉइंट ए तक पहुंच रहे हो, पॉइंट ए कुछ भी हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, तब तक आपका हुक्स लॉ वैलिड है, तब तक वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, आपको प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप मिल रहा है, यानी कि वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आपका फॉलो हो रहा है। तो अगर आप पॉइंट ए पे अगर आप उसको सारे वेट्स को रिमूव कर देते हो, तो वो पाथ वापस जो ओ ए था वो ए ओ से होता हुआ वापस ओरिजिन की तरफ को आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने पॉइंट ए पे वेट्स को रिमूव नहीं किया, बट इंस्टेड आपने उसमें और वेट्स डाले, एंड यू फाइंड दैट आप एक रीजन बी तक पहुंच जाते हो। रीजन बी वो रीजन है, यानी कि ए बी जो है, ये जो ए बी है, ए बी वो रीजन है जहां पे आपका हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। बट स्टिल अगर आप पॉइंट बी पे जाके वेट्स को रिमूव करते हो, अगेन वो हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, बट स्टिल वो ए बी ए ओ को फॉलो करता हुआ वापस पीछे आ जाता है। और ए बी जो रीजन है, इसको आप बोलते हो क्या? इलास्टिक रीजन बोलते हो, इलास्टिक लिमिट बोलते हो आप इसमें पॉइंट बी को।
ठीक है। पॉइंट बी से जब आप पॉइंट सी की तरफ को जाते हो तो आप एक बात नोटिस करते हो, जब पॉइंट बी से यानी कि आप अपने और वेट्स को इंक्रीज कर दिया, आपने और वेट्स को इंक्रीज कर दिया, तो आप एक बात नोटिस करते हो कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? आप ये बात नोटिस कर रहे हो कि हल्के से स्ट्रेस पे भी स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और पॉइंट सी पे अगर आप वेट्स को रिमूव करते हो तो अब वो ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करता, बट वो आपका ओ सी ओ डैश को पाथ को फॉलो करता हुआ पॉइंट ओ डैश पे पहुंचता है। और ये जो रीजन है ओ ओ डैश, ये होता है परमानेंट सेट। इसका मतलब ये है कि अब आपकी वायर पे एक परमानेंट स्ट्रेन आ चुका है, अब आपकी वायर जो है प्लास्टिक रीजन में एंटर कर चुकी है। जैसे ही पॉइंट सी से आप पॉइंट डी पे जाते हो, जैसे ही आप पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाते हो, तो हम एक बात नोटिस करते हैं कि आपका जो वायर है ना उसमें स्ट्रेन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी कि वायर जो है उसका स्ट्रेन बढ़ रहा है विदाउट एनी चेंज इन स्ट्रेस। मतलब आपका स्ट्रेस अगर कांस्टेंट भी रखो तब भी वायर का स्ट्रेन जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे वायर जो है यील्ड कर चुकी है, मतलब वायर जो है अपनी लेंथ अपनी वेट के अकॉर्डिंगली भी उसका वेट बढ़ता जाएगा, और पॉइंट सी को आप यील्डिंग पॉइंट बोल देते हो। ठीक है। और इस पॉइंट सी के अक्रॉस जो आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है जिसको सी डैश बोलते हो उसको आप यील्ड स्ट्रेंथ बोल देते हो। अब जैसे आप डी ई एफ पे जाना शुरू करते हो, जब आप डी ई एफ पे जाना शुरू करते हो तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि अगर आप पॉइंट डी पे वायर को अनलोड कर दो, ये जो रीजन है ये आपको ये बता रहा है कि पॉइंट डी पे अगर वायर को अनलोड कर दो स्टिल आपकी वायर एक्सटेंड करेगी, उसमें कंस्ट्रिक्शंस अपीयर करेंगी। पेपर में पूछा जा सकता है कंस्ट्रिक्शंस कहां अपीयर करती हैं, तो रीजन डी ई एफ में अपीयर करती हैं। और कंस्ट्रिक्शंस का दूसरा नाम क्या है? नेक एंड वेस्ट उसको नाम बोला जाता है। ठीक है। और जैसे है पॉइंट ई पे पहुंचते तो उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल देते हो। ठीक है। और जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब आपकी वायर अब टूटने वाली है, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, जैसे पॉइंट एफ पे पहुंचोगे वायर आपकी टूट जाएगी, उसको आप ब्रेकिंग पॉइंट बोल देते हो। आई होप आपको ये कर्व आपको समझ आया होगा। ठीक है। इस कर्व के बेसिस पे आप दो तरह के मटेरियल्स को, कुछ मटेरियल्स को क्या कर सकते हो आप डिफाइन कर सकते हो, स्ट्रेस को उसको कर सकते हो। ठीक है। उसमें पहला मटेरियल जो आपके पास आता है वो आता है डक्टाइल मटेरियल्स। पहले आते हैं आपके पास डक्टाइल मटेरियल्स। ठीक है। इसमें आपको याद रखना है डक्टाइल मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना है। ठीक है। ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनका लार्ज प्लास्टिक रीजन होता है, ये वो रीजन्स होते हैं जिनका क्या होता है? लार्ज प्लास्टिक रीजन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, इस बात का मतलब ये है कि इस पॉइंट का जो ब्रेकिंग पॉइंट है, दिस इंप्लाइज ब्रेकिंग पॉइंट जो होगा इज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम इलास्टिक लिमिट। ठीक है। इस बात का समझना। और ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी आप शीट्स बना सकते हो। एग्जाम्पल सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। क्लियर होगी बात? डक्टाइल मटेरियल्स में प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात इसमें आपके पास आते हैं, फिर आते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल्स की बात करते हैं। अगेन मैं आपके लिए यहाँ टिक कर देता हूँ, ये वो मटेरियल जिसमें प्लास्टिक रीजन बहुत ज्यादा है, ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो वाइडली सेपरेटेड है और ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं? ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनका प्लास्टिक रीजन बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल प्लास्टिक रीजन। क्लियर होगी बात इतनी सी? ठीक है। इसमें आपको यह समझना है कि ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट। समझ गए? और इसके एग्जांपल्स आपके पास चले जाते हैं, इनको आप यूज करते हो फॉर स्प्रिंग्स एंड शीट्स के लिए, स्प्रिंग्स एंड शीट्स के लिए। और इसके एग्जांपल चले जाते हैं आयरन एंड ग्लास। एग्जांपल चले जाएंगे इसके आयरन एंड ग्लास। आई होप आपके लिए बातें क्लियर होगी। ठीक है। वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्या थे आपके लिए? वेरी स्मॉल प्लास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट इज वेरी क्लोज टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। ओके। फाइनली आपके पास इसमें चले जाते हैं इलास्टोमर्स।
कौन जाते हैं आपके पास, इलास्टोमर्स चले जाते हैं। अगर हम इलास्टोमर्स की बात करें, ये वो याद रखिएगा इस बात को, इलास्टोमर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। दोज मटेरियल्स where stress strain relationship is not a straight line in a elastic limit। इलास्टिक लिमिट में उनमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है उसकी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, इलास्टिक रीजन जो होता है बहुत बड़ा होता है, इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इलास्टोमर समझ के वो क्या करेंगे, बोलेंगे भाई हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। नहीं, हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। डू नॉट ओबे हुक्स लॉ, ठीक है। डू नॉट वर्ड इंपॉर्टेंट है, डू नॉट। इलास्टिक रीजन जो है बहुत बड़ा होता है, समझिए बात को। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है वो, ठीक है। आई होप ये बात आपके पास क्लियर होगी। फाइनली कुछ नई बातें हम यहाँ पे सीख लेते हैं। नंबर 1, ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स की बात करते हैं तो ब्रेकिंग फोर्स क्या होती है आपकी, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आपके न्यूमेरिकल्स में चीजें काम आएंगी, ठीक है। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ब्रेकिंग फोर्स जो होती है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट होती है किसके, इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर टिल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन remains same। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। दूसरी बात, ब्रेकिंग स्ट्रेस वो क्या होता है, इज सेम, बट ब्रेकिंग फोर्स मे बी डिफरेंट, बट ब्रेकिंग फोर्स मे बी डिफरेंट। किसी मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होता है बट उसको तोड़ने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो वेरी कर सकते हैं। ब्रेकिंग फोर्स में वेरी, और वो वेरी किस पे करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास दो चीजें आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसका सिर्फ डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, एक आता है आपके पास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इनमें कंफ्यूजन रहता है। और एक आता है आपका इलास्टिक फटीग, ठीक है। ये चीजों का आपको समझना है, इसको समझना है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आपने क्या किया, एक बॉडी को क्या किया, उसको आपने डिफॉर्म कर दिया, आपने उस पर फोर्स लगाई, उस बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो होता है आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप को जैसे ही फोर्स को रिमूव करोगे इमीडिएटली रिगेन कर ले, बट ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो टेम्परेरी डिले होता है फोर्स के रिमूवल के बाद जब अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन करता है, उससे आप कहते हो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, उससे आप कहते हो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। और इलास्टिक फटीग का मतलब होता है, इसको समझिए। इलास्टिक फटीग को समझने के लिए आप एक एग्जांपल को स्टडी कीजिए। आपने क्या किया, आपने दो वायर्स ली, ठीक है। दोनों वायर्स पे आपने मासेस लगाए, आपने मासेस भी नहीं लगाए, लेट जैसे आपने दो डिस्क उसमें बांध दी, दो वायर्स का दो डिस्क बांध दी। एक वायर को आप कॉन्टिन्यूसली क्या करते हो, उस पर टॉर्शनल स्ट्रेस वगैरह अप्लाई करते रहते हो ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक, और जो वायर बी है उस पर आप कुछ नहीं करते, उसको बस आपने बोला तू रेस्ट पे रहे, ठीक है। तो जब 1 वीक के बाद आप उसमें स्ट्रेसेस को अप्लाई करते हो तो आप एक बात नोटिस करते हो कि अगर आपने उसमें स्ट्रेसेस को अप्लाई किया या फिर उसमें आपने वाइब्रेशंस दी, आपने उसमें वाइब्रेशंस दी, तो वाइब्रेशंस किस में ज्यादा देर तक लास्ट करेंगी, वो लास्ट करेंगी पॉइंट वायर बी पे। वायर ए में क्यों नहीं लास्ट करेंगे, क्योंकि वायर ए जो है ना वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता, वो फटीग, वो थक चुका है।
क्योंकि आपने उसको पूरे वीक क्या किया था, आपने पूरे वीक उसको आपने उसको शेक करते रहे थे, आप उसको टॉर्शनल स्ट्रेस अप्लाई करते रहे थे, ठीक है। तो इलास्टिक फटीग समझना, इलास्टिक फटीग का मतलब ये है कि आप क्या हो, आप बार बार अपनी शेप को रीगेन और लूज करते करते थक चुके हो, और अब आपको अपनी शेप को रीगेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब आप क्या करते हो, रिपीट, अच्छा इसको फिर से समझते हैं, ठीक है। तो क्या देखिए, समझते हैं इस बात को, ठीक है। इलास्टिक फटीग क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की, जिसकी वजह से वो लेस इलास्टिक हो जाती है अंडर द एक्शन ऑफ रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब आपने क्या किया, एक बॉडी पे कंटिन्यूस डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते रहे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उसको डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे ना, तो अपनी बॉडी को, अपनी शेप को वापस गेन करने में उसको टाइम लग रहा है। ये जो टाइम उसको लग रहा है, वो क्यों लग रहा है, क्योंकि अब वो थक चुका है, वो वापस अपनी शेप को रीगेन करने में उसको सिर्फ टाइम लग रहा है। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, इलास्टिक फटीग कहते हो। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, इलास्टिक फटीग कह देते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात याद रही होगी, ठीक है। फाइनली इसके बाद आपके पास आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी में जब आप इनको पढ़ोगे, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं। एक आती है हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द शाफ्ट मेड फॉर द इक्वल वेट, मतलब सॉलिड शाफ्ट से हॉलो शाफ्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है। और दूसरा जो आपके पास आता है कि ब्रिजेस को इस तरह से डिजाइन किया जाता है दैट दे डू नॉट ब्रेक और बेंड ड्यूरिंग द हैवी ट्रैफिक, ठीक है। उसमें आपको ये दो डेरिवेशंस, ये दो जो एग्जांपल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि यह इसके बेस पे आपको एक पीवाईक्यू आया हुआ था, वो आया था आपको हॉलो शाफ्ट पे। हॉलो शाफ्ट पे आपसे पूछा था कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, व्हाई हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर देन जो है आपका सॉलिड शाफ्ट ऑफ द सेम स्ट्रेंथ। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज जो आपका टॉर्क की रिक्वायरमेंट है हॉलो शाफ्ट में ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड सिलेंडर। इसलिए हॉलो शाफ्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड शाफ्ट होता है, और इसी रीजन की वजह से इलेक्ट्रिक पोल्स जो होते हैं उनको हॉलो मेंटेन किया जाता है। और इसमें जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, टाउ इज इक्वल टू पाई जी आर रेज टू पावर 4 ओवर 2l। आई होप आप इसकी एप्लीकेशन पार्ट को समझेंगे और अच्छे से करके आइएगा। ये असर्शन एंड रीजन बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा असर्शन एंड रीजन बनता है, ठीक है। फाइनली आपके पास आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आपका टॉपिक यहां पे खत्म होने वाला है। नेक्स्ट आपके पास आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इन अ स्ट्रेच्ड वायर, इन अ स्ट्रेच्ड वायर। देखिए, अब इसको ना बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूलाज होते हैं, मैक्सिमम बच्चों को इसके फॉर्मूलाज ही समझ नहीं आते कि आपने अप्लाई कैसे किया, आपको वो फॉर्मूला आया तो आया कैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आई इंसिस्ट, ठीक है। मैं आपको ये इंसिस्ट करूंगा कि दैट यू मेक श्योर कि आपको ये डेरिवेशन आती हो, ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए होता है क्या है, आप सपोज कीजिए कि आपका एक वायर है जिसकी लेंथ है a और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। अब होता क्या है, नॉर्मली जो है इस वायर में कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं हुई, क्योंकि सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। बट जैसे ही मैं इस वायर को स्ट्रेच करता हूं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स F, तो उसकी वजह से वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है डेल्टा एल। ये डेल्टा एल की जो वायर की लेंथ इंक्रीज कर रही है, इस वजह से उस बॉडी में क्या है, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगी। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी किसके बराबर होगी, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इंटरनल फोर्स है वो 0 से F को इंक्रीज की, ठीक है। तो अगर मैं उस फोर्स की एवरेज निकालूं, यानी कि एवरेज ऑफ इंटरनल फोर्स निकालूं, एवरेज ऑफ इंटरनल फोर्स मैं आपके लिए निकालूं, तो वो हो जाएगी 0 प्लस F/2, यानी कि F/2। आई होप ये बात क्लियर होगी। आप समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ऑन वायर कितना है, वर्क डन ऑन वायर, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ये होगा एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F/2 इनटू डेल्टा एल। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो मेक श्योर आप इस चीज को याद करें। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ इंटू F डेल्टा एल। अब ये क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू F ओवर A इंटू डेल्टा एल ओवर एल इंटू ए एल। हमने क्या किया, ऊपर नीचे क्या किया, एल से मल्टीप्लाई कर दिया और ए से मल्टीप्लाई कर दिया।
ऊपर नीचे ए एल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए एल किसके बराबर होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया ऑफ लेंथ क्या होता है, ठीक है। और एफ ओवर ए क्या होता है, स्ट्रेस, डेल्टा एल ओवर एल क्या होता है, स्ट्रेन, और ए एल क्या होगा, वॉल्यूम। तो यानी कि जो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और अगर आपको बोले इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, आपको इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, यानी कि आपको यू को ए एल से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि ये क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ए एल क्या है, आपका वॉल्यूम है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, क्योंकि वायर के लिए लिख रहे हैं तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये अपने आप में फॉर्मूलाज बनते हैं सारे के सारे। मेक श्योर आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद हो ताकि आपको समझने में इन सब चीजों को आसानी रहे, ठीक है। इसी बात पे अब आपका जो है फाइनल टॉपिक इसका है वो है पॉइजन्स रेशियो, एंड आफ्टर दैट वी गोना डू इज वी गोना स्टडी द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। तो पॉइजन्स रेशियो को हम डिफाइन करते हैं। देखिए पॉइजन्स रेशियो आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, बट पॉइजन्स रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पॉइजन्स रेशियो के बेसिस पे हम डिफरेंट यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस को आपस में लिंक करते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होती है, इसको आप सिग्मा से डिनोट करते हैं, और दिस इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा एल ओवर एल। जस्ट अ मिनट, ठीक से लिख देता हूँ, माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा एल ओवर एल विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर ओवर आर इंटू एल ओवर डेल्टा एल। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। नेगेटिव साइन आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जैसे ही लेंथ इंक्रीज करेगी रेडियस डिक्रीज करेगा। इस बेसिस पे क्या है, आप डिफरेंट रिलेशनशिप निकाल सकते हो। तो यंग्स मॉडुलस का रिलेशनशिप जो है वो बल्क मॉडुलस के साथ क्या है, 3b 1 - 2 सिग्मा। ये रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। यंग्स मॉडुलस का और शेल मॉडुलस का क्या है, 2j 1 + सिग्मा। सिग्मा की वैल्यू 3b - 2j ओवर 2j + 6 बीटा, सॉरी 6b, और फाइनली 9 ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर b प्लस 3 ओवर g। ये वैल्यूज आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनली आपके पास आता है थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस का मतलब ये होता है कि जब आपने लिया एक रॉड लिया, उसके दोनों तरफ आपने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज करना शुरू किया। टेम्परेचर को आपने क्या किया है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखा है, ठीक है। तो जो थर्मल स्ट्रेस उस बॉडी पे जनरेट होगा, थर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, थर्मल स्ट्रेस। आपने क्या किया, रॉड लिया, दो एंड्स को क्या है आपने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज किया, उसके फिक्स किया और टेम्परेचर को चेंज किया। तो थर्मल स्ट्रेस होगा आपका फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू y अल्फा डेल्टा थीटा। ये वैल्यू आपने ऐसे याद रखनी है, आई होप, ठीक है। और अगर इसी में एक डिफरेंट फॉर्मूला बन के निकल के आता है, क्या करते हो, जब आप एक गैस लेते हो उसको एक चैम्बर में डालते हो, एक वेसल में डालते हो, ठीक है। और आप क्या करते हो, उस गैस चैम्बर का क्या है, आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हो, उसका तो टेम्परेचर चेंज करते हो, उसमें जो डेल्टा पी आता है वो निकल के आता है बी गामा डेल्टा थीटा, ठीक है। इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड फाइनली अगर आप कंप्रेस करते हो, सिस्टम को कंप्रेस करते हो, तो डेंसिटी में क्या चेंज आता है, डेंसिटी का जो चेंज होता है वो होता है रो डैश इज इक्वल टू रो 1 + k डेल्टा पी। के डेल्टा पी, के इज आवर कंप्रेसिबिलिटी। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको दो चीजें बता दूं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए समझिए। आपको ये पता है कि ये चैप्टर बहुत बोरिंग चैप्टर है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा है। बट रिमेंबर, इस चैप्टर में आपको स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप वो बहुत अच्छे से समझना है। मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, उसको अच्छे से कीजिएगा। एवरी डेफिनेशन
एवरी डेफिनेशन आपको टू द पॉइंट पता होनी चाहिए। एवरी डेफिनेशन शुड बी नोन। उस पे आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। द मोमेंट आपने ये सोच लिया वही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक है। तीसरा, रिलेशनशिप्स बिटवीन वाई, बी, जी एंड गामा, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और एवरी माइन्यूट डिटेल जो आपकी इससे है बिटवीन एनर्जी, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से मैंने पूरी कोशिश की है इनको मैं अच्छे से बताऊं। फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज होते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड फाइनली एग्जांपल्स, जो आपके इलास्टिसिटी के एग्जांपल्स थे उसमें खासकर जो मैंने बताया था हॉलो शाफ्ट इज स्ट्रॉन्गर, एक ये वाला एग्जांपल, ये तो मस्ट है। और साथ में एक ब्रिज डिजाइन वाला, यू मस्ट रिमेंबर दीज एग्जांपल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी कोशिश की है। एग्जांपल्स तो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने कहा है आप बुक से पढ़ लीजिएगा, बट ये मैंने पूरी कोशिश की है। तो मेक श्योर आप इनको अच्छे से सीखें। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते, जितना मैंने पढ़ाया आप उतना भी करके जाएंगे, आप, मैं बता रहा हूँ आपको पेपर में उतना आ जाएगा। ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी मूवी का आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आई होप। आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।